नमस्कार स्टूडेंट्स, NSQF लेवल 2 हैंड टूल देख रहे हैं आप। आज हम आपको और अधिक टूल के बारे में बताएंगे जो हाथों से इस्तेमाल किए जाते हैं अपने ऑटोमोबाइल के अंदर, जिनमें से पहले नंबर पर छेनी है। चलिए आइए छेनी को देखते हैं, जिसे हम चीजल बोलते हैं। छेनियों को धातु के कतरन, शीर्णन और चिप कतरन हेतु प्रयोग किया जाता है। छेनियों को उच्च कार्बन इस्पात, अलॉय इस्पात से निर्मित करके कतरन सिरे को कठोरीकृत एवं पायनीकृत किया जाता है। कि यहाँ पर भाई ये बता रहा है कि जो चीजल छेनी है उसको हम क्या करते हैं, काटने के लिए, शीर्णन के लिए। शीर्णन का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग करने के लिए। और चिप कतरन हेतु प्रयोग किया जाता है। चिप का मतलब होता है छीलने के लिए, जैसे हल्का हल्का लकड़ी का ऊपर का हिस्सा छील देते हैं ना, उसी प्रकार से। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है कि छेनी को उच्च कार्बन इस्पात एलॉय से निर्मित किया जाता है और इसका जो सिरा है उसको कठोरित एवं पायनीकृत किया जाता है। कि भाई उसको कठोर करके और पायनीकृत किया जाता है। सामान्य 4 प्रकार की छेनियाँ उपयोग में लाई जाती हैं: चपटी छेनी, क्रॉस कट चीजल, फ्लैट चीजल और राउंड नोज चीजल। तो आपको इतना ही बताना है छेनी के बारे में कि भैया किसी चीज़ को काटने, अलग करने, छीलने के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसे उच्च कार्बन इस्पात एलॉय इस्पात से निर्मित किया जाता है और इसके सिरे को पायनीकृत करके कठोरीकृत किया जाता है। तो इतना ही आपको इसके बारे में बता देना है। अब उसके बाद देखते हैं पेंचकस, जिसे हम स्क्रू ड्राइवर भी बोलते हैं। पेंचकस सामान्यतः ऑटोमोबाइल मैकेनिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाला हस्त औजार है। तो सभी जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, इनमें से कोई भी क्वेश्चन में आता है तो आपको सबसे पहले यही बताना है कि यह एक हस्त औजार है जिन्हें पेंचों को कसने या ढीला करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेंचकस विभिन्न प्रकार, अमाप, आकारों में निर्मित किए जाते हैं। कि भैया अलग अलग तरह के होते हैं और इनका साइज़ भी अलग अलग होता है, कोई छोटा और कोई बड़ा। परंतु सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले मानक फिलिप्स शीर्ष पेंचकस है। फिलिप्स मानक का सामान्य पेंचकस के 3 मुख्य भाग होते हैं: हैंडल, शैंक और ब्लेड। तो भाई हैंडल जो पकड़ने में काम आता है और शैंक जो उसकी लंबाई होती है और ब्लेड उसका अगला हिस्सा जो पेंच के अंदर लगता है। पेंचकस के शैंक सामान्य गोल होते हैं, परंतु बाहरी कार्यों हेतु प्रयोग किए जाने वाले पेंचकस के शैंक वर्गाकार होते हैं। तो भाई ये क्या बता रहा है, जो ज़्यादा हैवी कार्य है, जिसमें ज़्यादा जोर लगाना पड़े, वहाँ पर किस प्रकार का स्क्वायर वाले यानी कि चौरस टाइप के पेंचकस आते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। और जो नॉर्मल काम के लिए वो गोल टाइप के प्रयोग किए जाते हैं। तो आगे बता रहा है, रिंच द्वारा अधिक बल या अगुण टार्क प्रदान किया जा सकता है। वर्गाकार वाले पेंचकस शैंक पेंचकसों को इंजीनियरिंग नमूने के पेंचकस भी कहा जाता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि भाई जो शैंक पेंचकसों को इंजीनियरिंग नमूने पेंचकस भी कहा जाता है। शैंक की मोटाई का ब्लेड की चौड़ाई एवं मोटाई सामान्य शैंक की लंबाई से संबंधित होता है। विभिन्न प्रकार के पेंचकसों को चित्र में दर्शाया गया है। सामान्य ऑटोमोबाइल में विभिन्न प्रकार के पेंच प्रयोग किए जाते हैं, जिनके शीर्ष में सीधा, रिजु, अनुप्रस्थ। तो पेंचकस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई माइनस का होता है, कोई प्लस टाइप का। और अब तो एलन की टाइप के भी पेंचकस आ गए हैं। तो पेंचकस का चयन खांचे के प्रकार और माप के अनुसार करना चाहिए। ब्लेड का सिरा टिप उचित रूप से खांचे में बैठाना चाहिए। यदि टिप सही प्रकार या आकार का नहीं होगा तो प्रयोग के समय ब्लेड की टिप और पेंच के प्रखांच दोनों को हानि पहुंच सकती है। यदि टिप खराब प्रखांच से उचित प्रकार से नहीं बैठ रही तो प्रखांच को अनुसार टिप का घर्षण करके उसे प्रयोग में लाएं। पेंचकस के ब्लेड के पार्श्व घर्षण के पश्चात समानांतर होना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमें क्या है, जो सही प्रकार का पेंचकस है उसी प्रकार का इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखते हैं रिंच। रिंच महत्वपूर्ण हस्त औजार है जिन्हें नट और बोल्टों को कसने और ढीला करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिंच का मतलब है स्टूडेंट्स, जो आपने पाइप रिंच देखा होगा, ये उस प्रकार का ही रिंच है, वही रिंच है। इस मोटर वाहन औजार का कार्य सर्पण बंद को या छोटे नटों बोल्टों को पकड़कर ढीला या कसना करना है। तो भाई सर्पण का मतलब है जो स्लिप हो गए हों, उन नटा या और बोल्टों को हम क्या करेंगे, किसके द्वारा, पाइप रेंच के द्वारा उसको पकड़ेंगे या खोलेंगे या लूज करेंगे या टाइट करेंगे। मुख्यतः रिंच 2 प्रकार के होते हैं, समायोजित और असमायोजित।
कि भाई समायोजित का मतलब हो जो एडजस्ट, आप उसने खोल गए छोटा या बड़े साइज के नट या बोल्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और असमायोजित का मतलब है जो एक के साइज के नट या बोल्ट ने खोलने के काम आओगा, बस उसका साइज एक के रहा रहेगा। एकल सिरा रिंच असमायोजित प्रकार का होता है, यानी कि भाई वो एडजस्ट नहीं किया जा सकता और एक ही आकार के नट बोल्ट का शीर्ष में फिट होता है, कि भाई वो एक ही प्रकार के नट या बोल्ट को खोलने के लिए प्रयोग में होगा। समायोजित प्रकार के रिंच विभिन्न आकारों और नट और बोल्टों में फिट होते हैं। इसे विशेष से युग्म आकार के नट और बोल्टों को ढीला करने और कसने के लिए उपयोग किया जाता है। विभिन्न रिंच इस प्रकार से हैं। समायोजित प्रकार का रिंच जिसे विभिन्न मापों के नट व बोल्टों हेतु प्रयोग किया जाता है, इसे विशेष मापों के नट बोल्ट खोलने के लिए कसने के लिए प्रयोग किया जाता है। सर्पण से बचाव के लिए इसे उचित ढंग से समायोजित करना होता है। तो भाई आप क्या करेंगे, इसने एडजस्ट कर देंगे, स्लिप होने से बचाने के लिए उतना ही टाइट एडजस्ट करेंगे जितना हमारे को ज़रूरत है। तो ये क्या था अपना पाइप रेंच, जो कहीं पे भी कोई नट या बोल्ट स्लिप हो जाए या गोल कोई पाइप है उसको टाइट या फिट करना है तो इस पाइप रेंच के द्वारा ही उन चीज़ों को फिट किया जाता है। ये मोस्टली जो अपने प्लम्बर के पास ज़्यादातर देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि वो पानी की जो पाइप होती है उनको गोल आकार की होती है, उस साइज़ का कोई जो है अपना कोई भी स्पेनर नहीं होता, तो वहाँ पर पाइप रेंच ही काम करता है। अब इसके बाद देखते हैं हैमर, जो हस्त एक प्रकार का हस्त औजार है। इसका प्रयोग अपने वर्कशॉप के अंदर किया जाता है, जिसे धातु परिच्छेदों के रिज्जुकरण, रिवेटन, किलों को ठोकने, प्रहार द्वारा अवयवों को निवेष्टन, चाबियों के अंतर्वेशन और प्रहार द्वारा संयोजन हेतु प्रयोग किया जाता है। मतलब कि भाई ये कह रहा है किसी भी चीज़ का छेद बढ़ाना हो, किलों को ठोकना हो, किसी चीज़ को चपटा करना हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। एक साधारण औजार है जिसका शीर्ष हेड कठोर एवं पायनीकृत इस्पात तथा हैंडल लकड़ी से बना होता है। तो भाई ये क्या होता है, इसका जो सिरा होता है वह पायनीकृत करके जो है बनाया जाता है इस्पात का। इस्पात क्या होता है, लोहा। हथौड़े के शीर्ष का एक सिरा समतल पर हार पृष्ठ होता है, यानी कि भाई इसका एक सिरा तो समतल होगा जिस साइड तक आप मारेंगे, जिसे फलक तथा दूसरे सिरे को पेन कहते हैं। तो भाई एक सिरा तो इसका फलक हो गया और दूसरा क्या हो गया, पेन। आपने याद रखना है, चित्र बनाकर लिख देना है। पेन विभिन्न आकार के होते हैं, जैसे कि बॉल पेन, स्ट्रेट पेन, क्रॉस पेन, चित्र में दर्शाया गया। तो भाई इस ढाल के हथौड़े जो हैं प्रयोग में लाए जाए हैं। हथौड़े के बारे में पूछा जाए तो आपको बता देना है हैमर के बारे में, इसको इंग्लिश में हैमर बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं स्निप, जिसको अभिकत्रक का मतलब है किसी लोहे को काटने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली स्निप। फाइनल एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है यह कि भाई स्निप के बारे में बताएं। तो स्निप एक हस्त औजार है जो धातु की चद्दरों आदि को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। अभिकत्रक के मुख्य भाग ब्लेड, जिनकी धार कठोर और घर्षण करके तेज बनाई जाती है। तो भाई इसकी जो है ब्लेड होते हैं उनको तेज़ धार, मतलब कि उनको तैयार करके रगड़ करके बिल्कुल तेज़ धार बनाई जाती है। और हैंडल है, कतरन हेतु धातु चादरों को कतरन ब्लेडों के बीच रखकर अवस्था में लिया जाता है। इस प्रकार क्रिया द्वारा चादर पर एक कट उत्पन्न हो जाता है और अभिकत्र को दूसरे कट के लिए आगे बढ़ाया जाता है। इस प्रकार से चादर का पूर्ण लंबाई तक कतरन हो जाता है। तो भाई आपने देखा होगा जिस तरह कपड़े को काटते हैं कैंची के द्वारा, उसी प्रकार से ये लोहे की चादरों को काटता है, जो है आगे की तरफ खिसकाकर फिर से इसके जो है हैंडल को दबाकर लोहे की जो वस्तु है, जो चादर है, उसको काटने के लिए आगे खिसकाया जाता है। अब देखते हैं मैलेट हैमर, यानी कि लकड़ी का हथौड़ा। मैलेट हथौड़ा जिसका शीर्ष लकड़ी या रबड़ का बना होता है। तो भाई ये जो इसका अगला सिरा है वो लकड़ी या रबड़ का बना होता है। यह लकड़ी के हथौड़े का एक प्रकार है कि भाई लकड़ी का जो एक लकड़ी के भी कई तरह के हथौड़े होते हैं, तो उनमें से एक प्रकार का यह हथौड़ा है। इस हथौड़े को धातु हथौड़े की तुलना में हल्के प्रहार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो भाई वो कम वजन का हल्की चीज़ां ठोकने के लिए प्रयोग किया जाए, जिसके ऊपर कम से कम वजन से वार किया जाए। हथौड़े को धातु चादर के रूपण हेतु प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आमतौर पर कार्य पर निशान नहीं छोड़ते। जहाँ जहाँ पर अवयवों को दृढ़ फिटिंग की आवश्यकता होती है, कि भाई जो है ना, हम इसने किसी चादर के ऊपर मारते हैं जहाँ पर
अगर जड़ मारेंगे तो ये क्या करेगा, निशान नहीं छोड़ेगा, वहाँ पर निशान नहीं पड़ेगा। और जहाँ पर किसी चीज़ को हमने टाइट फिट करना है तो वहाँ पर क्या, किसका प्रयोग करेंगे, मैलेट हैमर का। फिर इसके बाद आता है ग्रीस गन। ग्रीस गन कार्यशाला और गैराज का सामान्य उपकरण है कि भैया वर्कशॉप में इस्तेमाल किया जाने वाला सामान्य क्या है, उपकरण है, जिसे स्नेहन के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे लुब्रिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है बच्चों। ग्रीस गन का उद्देश्य विशिष्ट बिंदु ग्रीस फिटिंग पर एक छेद के माध्यम से स्नेह को विनियोग करना है कि भाई जो हमने ऐसे ऐसे छोटे छोटे छेद बनाए होते हैं जहाँ पर हमें लुब्रिकेशन के लिए छेद दिया होता है, और वहाँ से प्रेशर के साथ क्या करती है ग्रीस गन, उनके अंदर लुब्रिकेशन भेजती है या उसके अंदर भरा जाता है ग्रीस गन के द्वारा। ग्रीस निप्पल एक मारक द्वारा स्नेह को उस स्थान तक पहुंचाता है जहां स्नेहन की आवश्यकता होती है। तो वहां पर एक निप्पल लगी होती है और ये क्या करती है, उसके अंदर प्रेशर के साथ लुब्रिकेशन को भेजती है। फिर है उसके बाद है ग्राइंडिंग मशीन, इसे ग्राइंडर के रूप में भी जाना जाता है। अपघर्षण एक मशीनन प्रक्रिया है जिसमें अनेक न्यून एवं एकल एब्रेसिव कणों द्वारा सामग्री के अति न्यून चिपों को कतरन करके अपनयन किया जाता है और चिपों की संख्या भी अत्यधिक होती है। अपघर्षण प्रक्रिया को कतरन औजारों को तेज करने, तीक्ष्ण कोरों को गोल करने, खुरदरे पदार्थों को हटाने और अवयवों को वांछित माप और आकार प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो भाई ग्राइंडर मशीन क्या होती है, इसके ऊपर एक ग्राइंडिंग व्हील होता है जिसके ऊपर हम किसी भी पार्ट को जो जहाँ से उसके किनारे हैं, अगर कोने तेज हमें क्या करना है, उन कोनों को हटाना है तो हम क्या करेंगे, ग्राइंडर पर घिसाएंगे। किसी चीज़ को गोल करना है तो उसके ऊपर क्या करेंगे, गोलाई करने के लिए इस पर घिसाकर हम उसे गोल कर सकते हैं। खुरदरे, अगर मान लो जैसे वेल्डिंग हो गई है, वेल्डिंग के जो छींटे गिर गए हैं उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, ग्राइंडर पर रगड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये घर्षण प्रक्रिया प्रदान करता है और जिससे उसको जो है साफ करता है और हटाने में सहायता करता है ग्राइंडिंग मशीन। अब उसके बाद आता है ड्रिल बिट। ड्रिल बिट हमें आप देखते होंगे कि भाई जैसे हमें कहीं पर दीवार में छेद करना है या कहीं हमें कोई चीज़ लगानी है तो हम उस टाइम पर क्या करते हैं, ड्रिल बिट के द्वारा और ड्रिल मशीन में लगाकर उससे छेद करते हैं। ड्रिल मशीन में छिद्रन भेदन का कार्य ऐंठित बर्मे द्वारा किया जाता है। तो ये बर्मा जो होता है उसे हम ड्रिल मशीन कहते हैं। भेदन किसी भी सामग्री में किया जा सकता है जो बर्मे पर निर्भर करता है। तो भाई हमें जो है ना, इस ड्रिल मशीन से किसी भी जो मेटल में, दीवार में, लकड़ी में छेद कर सकते हैं। वो उसी प्रकार का हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रिल बिट या बर्मा लेना पड़ेगा। बर्मा एक सिरा कतरन औजार है, सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला। बर्मे में दो कतरन कठोर, दो रज्जू या सर्पिल झिरियाँ रहती हैं। तो भाई इसके दो किनारे दिखाई देंगे आपको, देखना ड्रिल बिट में जो किनारे हैं वो क्या करते हैं, उसको मेटल को काटने का काम करते हैं। जो कोरों का कतरन कोरों का कार्य करती हैं, इनमें कतरन द्रव प्रवेश होता है और इन झिरियों द्वारा ड्रिलिंग प्रक्रिया के समय चिप बाहर निकलते हैं। तो भाई जो ये गोलाई में आप देख रहे हो इसमें ड्रिल बिट पे है, तो यहीं से हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो है लुब्रिकेशन डालते हैं ताकि वह ठंडा रहे और उसमें ज़्यादा रगड़ना पैदा हो। और इसी के ज़रिए क्या निकलता है बाहर, जो उसके चिप हैं, जो यहाँ से जो कट के जो मेटल निकलेगा वो मेटल जो है बाहर इसी के सहायता से निकल कर आता है। बर्मे द्वारा गोल बेलनाकार छिद्रों का भेदन किया जाता है। और जो ये बर्मा होता है भाई, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, बिल्कुल गोल सटीक जो है छेद किया जा सकता है। ड्रिल मशीन बर्मे को घुमाती है और छिद्रन हेतु आघूर्ण और अक्षीय बल प्रदान करती है। तो भाई उसको जो है ड्रिल मशीन क्या करती है, ड्रिल बिट को घुमाती है और उससे क्या होता है, जो होल बनता है। विशिष्ट बिट्स भी गैर बेलनाकार आकार के छेद के लिए उपलब्ध हैं कि भाई जो अगर हमें गोल नहीं बनाना तो अलग अलग प्रकार की जो है बिट आपको मिल जाएंगी। तो इन बिटों के द्वारा ही हम क्या करते हैं, ड्रिल मशीन में लगाकर कोई भी छेद का कार्य करते हैं या काटने का कार्य करते हैं। उसके बाद आता है पंच। पंच जो है छिद्रक एक हस्त औजार है कि भाई हम छेद करने से पहले कहीं पर भी जहाँ पर हमें ड्रिल बिट जो इस्तेमाल करनी हो वहाँ पे सबसे पहले हम पंच करते हैं। क्योंकि जब हम कहीं पर भी छेद करते हैं तो उससे पहले अगर हम पंच नहीं मारेंगे तो क्या होगा, ड्रिल बिट जो है उसके ऊपर से स्लिप हो सकती है। तो इसलिए हमें पंच का इस्तेमाल करके उसको जो है वहाँ पर कार्य करने के लिए जगह बनाई जाती है।
जिसे किसी बिंदु या रेखा पर छोटे गड्ढे बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले ये गड्ढा बनाएगा, उसके बाद ड्रिल बिट वहाँ पर अपना कार्य करेगी। सुमियों को रिवेट या पिनों को छिद्रों से बाहर निकालते तथा अभिन्यास को भेदन हेतु छोटे एवं तीक्ष्ण बिंदुओं को चिन्हित हेतु प्रयोग किया जाता है। तो भाई उन्होंने कहा है रिवेट को, सुम्बियों को रिवेट या पिनों को छिद्रों से बाहर निकालने की। भाई कोई भी अपन रिवेट या सुम्बी बाहर निकालनी है तो वहाँ पर भी पंच के साथ हम उसको बाहर निकालेंगे। अभिन्यास और भेदन हेतु छोटे एवं तीक्ष्ण बिंदुओं को चिन्हित प्रयोग किया जाता है कि भाई कोई छेद बड़ा करना हो या कोई जो है हमें निशान लगाना हो, कहीं पर भी बिंदु लगाना हो, तो वहाँ पर क्या करता है पंच, जो हमारा जो ये पंच है वहाँ पर काम आएगा। सुम्बियों को टूल इस्तेमाल से निर्मित किया जाता है, तो इनको क्या है इस्पात से बनाया जाता है तथा दोनों सिरों को कठोरीकृत और पायनीकृत किया जाता है। कठोरीकृत और पायनीकृत किया जाएगा भाई इसको। पंच के एक छोर पर आकृति टिप और दूसरा सिरा कुंठित रहता है। तो भाई एक साइड टिप रहेगी और दूसरा सिरा जो है कुंठित। कुंठित पर क्या करते हैं हम हथौड़े से उस पर वार करते हैं और जो टिप है वो निशान का रास्ता बनाती है जहाँ पर निशान बनेगा। और इसको जब हम प्रहार करते हैं तो ऊर्ध्वाधर स्थिति में लगाएं तथा शीर्ष को हथौड़े से ठोकें कि भाई इसको सीधा खड़ा करना है जहाँ पर हमें निशान लगाना है, और हथौड़ा जो इसके पिछले कुंठित पर लगेगा, जो पिछला हिस्सा है उसके ऊपर मारा जाएगा। सजावटी पंच भी पैटर्न बनाने या छवि बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं कि भाई जो हमने कहीं पर डिज़ाइन बनाना है तो इस प्रकार के भी पंच आते हैं जिससे हम उसका डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं व्हील रिंच। व्हील रिंच का प्रयोग वाहन के पहियों को खोलने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है, व्हील रिंच से हम क्या करते हैं, जो हमें पूरा का पूरा व्हील उतारना होता है तो व्हील रिंच की सहायता से ही पूरा पहिया बाहर निकाला जाता है खोल कर नटों को। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, रिंच में दो छड़ें अंतर्लंब स्थिति में रहती हैं। तो भाई ये दो जो है ना आपस में जुड़ी ओढ़ रहेंगी, ज्वाइंट करेजा हैं बढ़िया वेल्डिंग के साथ, और सिरों पर विभिन्न अमाप के सॉकेट रहते हैं जिससे पहियों के विभिन्न अमापों के नट खोले जा सकते हैं। तो भाई इसके जो किनारे होंगे, जो ये राड रहेंगी दो आपस में बंधी ओढ़े, और इनके जो दोनों राड के दोनों किनारे पर अलग अलग साइज के क्या रहेंगे, शॉकेट रहेंगे। शॉकेट का मतलब है जो नट के ऊपर फिट बैठे, ऐसी चीज़ें रहेंगी। व्हील रिंच व्यक्ति को पहिया खोलने में सहायता प्रदान करता है। तो भाई हम इसकी सहायता से क्या करेंगे, पहियों को खोलेंगे, पहिए के नटों को खोलकर पहिए को बाहर निकालने का काम करेंगे। उसके बाद है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स सभी हस्त औजारों को रखने के लिए प्रयोग होता है। तो भाई टूल बॉक्स के एक किस्म का बक्सा है जिसके अंदर जितने भी अपने टूल हैं जो इस्तेमाल करे जाए, हम यूज करा हाँ, वो रखने के काम में आवा है। उसके अंदर हम उनको आसानी से रख सकते हैं। और इस बॉक्स में अनेक अनेक कक्ष होते हैं। कक्ष का मतलब अलग अलग एक जो है ना डिब्बा नुमा बना रखे हैं डिब्बे से, जिसमें विभिन्न औजारों को व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है कि भाई चाबी का अलग से मिल जाएगा, पाने जो हम अलग से रख सकते हैं, पेचकस अलग से रख सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग से इसमें बहुत सारे खाने बने रहते हैं जिनको हम खाने बोलेंगे, और बॉक्स में अनेक कक्ष भी कह सकते हैं हम इनको। तो अब आगे देखते हैं सामान्य औजार उपकरणों का संचालन, देखभाल और रख रखाव कि भाई हम इनको किस प्रकार से यूज कर सके हैं, इनको किस प्रकार देख रेख कर सकें हैं। इनकी जो सामान्य औजार हैं, सामान्य औजार उपकरणों का संचालन ठीक प्रकार से किया जाना चाहिए कि भाई हमें जो टूल है उसका इस्तेमाल ढंग से करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है टूल खराब हो जाता है। एक उचित प्रक्रिया को आप जानना चाहिए। उपकरणों का प्रयोग करने के बाद उन्हें उचित स्थान पर रखा जाना चाहिए। टूटे फूटे औजार उपकरणों को नए उपकरणों के साथ प्रतिस्थापित करना चाहिए कि भाई जो टूट फूट गया और जो खराब हो गया और टूल हमने क्या करना है, उसको टूल बॉक्स से निकाल कर अलग कर देना है और उसका उपयोग सही से करना है। न्यू नहीं कि भाई बेकार में उसको ख़राब कर देना है, उसको तरीके से इस्तेमाल करना है। टूल बॉक्स या प्रदर्शन डिब्बे बोर्ड में रखा जाना चाहिए। तो भाई टूल जो हमने है ना अपने हिसाब से जो जिस चीज़ में रखा जाना चाहिए उसी टूल में उसी बॉक्स में उसको रखा जाना चाहिए ठीक प्रकार से। उपकरणों को ठीक से संचालित किया जाना चाहिए। औजार उपकरणों के प्रचालन हेतु सही प्रक्रिया अपनानी चाहिए कि भाई उनको जैसे जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है उसी तरीके से इस्तेमाल करें, ना कि उनको दूसरे तरीके से या किसी भी बेढंग से उनको इस्तेमाल करें जिससे वो ख़राब हो जाएंगे। तो आपको ध्यान भी रखना है अपने टूल का, उसको ख़राब नहीं होने देना है। जो सही तरीका उसी तरीके से उसको इस्तेमाल करना है। फिर देखते हैं अन्यथा यह कार्यकर्ता या सामग्री को हानि पहुंचा सकता है और साथ में क्या होगा अपना जो जिस पर हम काम कर रहे हैं वह चीज़ भी खराब हो सके है।
उचित सुरक्षा प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। प्रशिक्षुओं को कार्यशाला में अभ्यास संबंधी कार्य करते समय उचित पोशाक धारण करनी चाहिए। कि भाई जब हम कोई भी काम कर रहा तो हमारे द्वारा एक ड्रेस होनी चाहिए जो उसके हिसाब से बनी ओढ़ होनी चाहिए। कि भाई कई बार हम क्या करते हैं, लूज ड्रेस पहन लेते हैं या फिर मफलर डाल लिया। इस प्रकार से क्या होता है, कई जो घूमने वाले पार्ट होते हैं उनमें क्या हो जाता है, हमारे कपड़े भी अटक जाते हैं और उलझ जाते हैं, जिससे दुर्घटना हो सकती है। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए और एक इस उचित पोशाक या ड्रेस होनी चाहिए जो हम काम करते समय पहन सकें। प्रशिक्षकों कि भाई जो सिखाने वाला उनको भी और जो सीखे उनको भी एक ड्रेस उचित प्रकार की पहननी चाहिए। तो यहाँ तक आपने सभी चीज़ों को इस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन आंसर बना लेने हैं और याद करना है कि भाई टूल बॉक्स किस काम में आता है, पंच का काम क्या है, ग्राइंडर क्या करता है। तो इस प्रकार से जो जो हाथ से इस्तेमाल होने वाले औजार हैं उन चीज़ों के बारे में आपको इस सेशन में बताया गया है। इनको ध्यानपूर्वक याद करना और समझना है आप सभी ने।